नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके मिनिस्टर बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के सर्वनाश का ऐलान करके देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी को एक बड़ा इशू मिल गया और डीएमके की पार्टनर कांग्रेस का मुंह सिल गया। देश भर में रिएक्शन हुआ, हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई, लोगों ने नाराजगी जाहिर की, पर उदयनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परवाह नहीं। उदयनिधि ने आज फिर कहा, सनातन धर्म का जड़ से विनाश करने की जो बात उन्होंने कही थी वो सही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सोच समझकर कहा और वो अपनी बात पर कायम है। उदयनिधि ने कहा, बयान वापस लेने का सवाल ही नहीं है, सनातन धर्म को खत्म होना ही चाहिए और वो इसकी बात आगे भी कहते रहेंगे। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में सियासत गर्म है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं से चुप्पी तोड़ने को कहा। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजीव चंद्रशेखर से लेकर सुशील मोदी तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताएं कि वो उदयनिधि स्टालिन की बात को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और अगर वो इसके खिलाफ हैं तो अब तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली डीएमके को गठबंधन से क्यों नहीं निकाला। हैरानी की बात है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि जो धर्म लोगों को जातियों के आधार पर बांटकर उनका अपमान करता है, गैर बराबरी को बढ़ावा देता है, उसे खत्म हो ही जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। साधु संत उदयनिधि के बयान से नाराज हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन खफा हैं। उदयनिधि के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उदयनिधि का कहना है कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो ठीक था और वो बार बार यही कहेंगे कि सनातन धर्म बुराइयां पैदा करता है, उसे खत्म होना ही चाहिए। अब सवाल यह कि उदयनिधि स्टालिन कोई बच्चे तो है नहीं, पिता मुख्यमंत्री हैं, अपने पिता की सरकार में वो मिनिस्टर हैं, वो भी समझते हैं उनके बयान का असर होगा, इस पर सियासत होगी, विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, सब समझते हैं। इसके बाद भी उदयनिधि ने ऐसी बात क्यों कही, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि उदयनिधि ने क्या कहा, कहां कहा, कब कब कहा और क्यों कहा। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों का सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलेगा, इनको मिटाना होगा, इनको इरेडिकेट करना होगा, और सनातन भी ऐसा ही है, ये वाकई में एक बीमारी है, इसे जड़ से मिटाना जरूरी है, सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है। उदयनिधि स्टालिन, आपको एक बार फिर से बता दूं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के बेटे हैं। स्टालिन की सरकार में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, काफी प्रभाव है उनका। वो तमिलनाडु के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं, यानी वो कोई आम आदमी नहीं है, खास आदमी है। इसलिए उदयनिधि को प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था इरेडिकेट सनातन कॉन्फ्रेंस, यानी सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन में उदयनिधि ने जैसे ही माइक संभाला तो सबसे पहले उन्होंने आयोजकों की तारीफ की और कहा कि नाम बिल्कुल सही और अच्छा रखा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, जिसे जड़ से मिटाना जरूरी है, क्योंकि सनातन का विचार ही अपने आप में रूढ़िवादी है, पुरातन पंथी है। सनातन धर्म लोगों को जाति और लिंग के आधार पर बांटता है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு
सबसे पहले मैं इस सम्मेलन की आयोजन समिति का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सनातन धर्म के अंत पर संबोधित करने का अवसर दिया। इस सम्मेलन का टॉपिक बहुत अच्छा है। आपने इसे सनातन विरोधी सम्मेलन न कहकर सनातन धर्म का अंत सम्मेलन नाम रखा है। इसके लिए मैं आप सभी की सराहना करना चाहता हूं। कुछ चीजों को खत्म करना ही होगा, जैसे मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, इन्हें खत्म करना ही होगा। इसका विरोध नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सम्मेलन का नाम उचित रखा गया है और मैं इसकी सराहना करता हूं। सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उदयनिधि ने सनातन धर्म के लिए इस तरह की घटिया बातें कही, सोच समझकर जानबूझकर कही। जाहिर है इसका विरोध तो होना ही था। विरोध शुरू हुआ, हिंदू संगठनों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर सामने आए। आज उन्होंने फिर कहा वो अपनी बात पर कायम है। स्टालिन ने कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, इसलिए वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। इसके बाद उदयनिधि ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा है। उदयनिधि ने कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि सनातन धर्म मानने वालों को मार देना चाहिए। उन्होंने नरसंहार की बात नहीं कही, वो तो सिर्फ सनातन धर्म की बुराइयों को मिटाने की बात कर रहे थे। जाति और धर्म के नाम पर बांटने की बुराई के खात्मे की बात कही थी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की और इसे खत्म हो जाना चाहिए। मैं इस पर लगातार बोलता रहूंगा। बहुत लोग बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए उकसाया। कुछ लोग कहते हैं कि द्रविड़ियन और वाम पंथ को खत्म करना चाहिए। क्या इसका यह मतलब है कि डीएमके के लोगों को मार दिया जाए? प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाए? सनातन का क्या मतलब है? सनातन का कोई मतलब नहीं, बस यही है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, सब स्थायी होना चाहिए। लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव और समानता की बात करता है। ये द्रविड़ मॉडल है। बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये उनका रोज का काम है। कोई किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा, क्योंकि उदयनिधि ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है। उन्होंने कहा था जिस तरह से कोरोना को इरेडिकेट करना है, मलेरिया को, डेंगू बुखार को इरेडिकेट करना है, इसी तरह से सनातन धर्म को भी इरेडिकेट कर देना चाहिए, उसका सर्वनाश कर देना चाहिए, उन्मूलन कर देना चाहिए। उदयनिधि ने जब अपनी बात वापस नहीं ली, माफी नहीं मांगी, तो बीजेपी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर सबने एक साथ हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उदयनिधि के बयान पर इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की खामोशी से साबित हो गया कि कांग्रेस, डीएमके और विपक्षी अलायंस इंडिया की ज्यादातर पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तमिलनाडु भवन के सामने प्रोटेस्ट किया, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजनाथ सिंह ने भी जैसलमेर की रैली में कहा कि डीएमके का हिंदू विरोध कोई नया नहीं है, वो तो हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है। लेकिन हैरानी की बात तो दूसरे विरोधी दलों के नेताओं की खामोशी है, जो खुद को सनातनी बताते हैं, लेकिन उदयनिधि के बयान पर खामोश हैं। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले। रविशंकर ने कहा कि उदयनिधि के दादा करुणानिधि ने भी सनातन धर्म के बारे में बुरा भला कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा उन्हें तो शिकायत
सोनिया, राहुल, नीतीश, तेजस्वी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं से है जो सनातन धर्म के अपमान पर खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। मुझे दयानिधि जो हैं स्टालिन, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो तो है ही है। सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? नीतीश कुमार क्यों खामोश है? ममता जी क्यों खामोश है? खड़गे जी क्यों खामोश है? तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? तेजस्वी यादव पिताजी को ले गए थे ना आप सिद्धिविनायक मंदिर में, सिर्फ तमाशा था। राहुल गांधी जाते हैं ना मंदिर मंदिर कि मैं भी हिंदू हूं और अपना गोत्र बताते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर चलते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो आज तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा कितना उद्वेलित होगी इस पर आपको स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। लेकिन वोट बैंक में अभी फंसे हुए हैं। शरद पवार क्यों खामोश है? मैं यही बात कहूंगा, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, एक बात ध्यान रखिए, सैकड़ों वर्षों का इस्लामिक राज तो सनातन को कमजोर कर नहीं सका। सैकड़ों वर्षों का अंग्रेजों का शासन तो सनातन को नहीं हटा पाया। आप कौन है जी? सनातन शाश्वत है, सनातन चिरंतन है, वो इस देश की सभ्यता संस्कृति का मूल मंत्र है। कृपया करके हिंदू भावनाओं को इस तरह से ओवरटैक्स ना करें। बहुत सारे रिएक्शंस आपने सुने। अब एक खास बात आपको बताता हूं। जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने यह बात कही थी, उसमें तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म स्थान मंत्री पीके शेखर बाबू भी मौजूद थे। हिंदू धर्म स्थान के मंत्री हैं। एमके स्टालिन की सरकार में तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिरों को अपने कब्जे में ले रखा है। तमिलनाडु में दर्जनों विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। इसी तरह चेन्नई का कपालेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी अम्मम मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का एंकरेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का 5 रथ मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल। तमिलनाडु में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें हर दिन लाखों लोग जाते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। लेकिन तमिलनाडु में सनातन परंपरा के इन समृद्ध प्रतीकों को राज्य सरकार ने सिर्फ कमाई का जरिया बना दिया है। पुजारियों को सिर्फ वेतन मिलता है, जबकि मंदिर में आने वाला चढ़ावा सरकार ले लेती है। हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए इन मंदिरों से आते हैं और सरकार के खाते में चले जाते हैं। और बदले में उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को ही जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। वैसे इस तरह की विवादित बात उदयनिधि ने कोई पहली बार नहीं कही। पिछले साल दिसंबर में उदयनिधि स्टालिन ने क्रिसमस के प्रोग्राम में खुद को क्रिश्चियन बताया था। फिर कहा था उन्हें खुद को ईसाई कहने पर गर्व है। आज सभी संगी जल रहे होंगे। उदयनिधि जिस डीएमके पार्टी से आते हैं, उसके फाउंडर सीएन अन्नादुरै भी सनातन का विरोध करते थे। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। डीएमके ने तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन इसी आधार पर तैयार की। इसलिए उदयनिधि को लग रहा होगा कि उन्होंने जो कहा वो सियासी तौर पर उनकी पार्टी को सूट करता है, इसका उन्हें फायदा होगा। और ये गलत नहीं है। उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, इसलिए तमिलनाडु में कोई उनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन चूंकि उन्होंने इस बार सनातन धर्म को मिटाने की बात की, इसलिए अब यह सवाल पूरे देश का हो गया। क्योंकि डीएमके इंडिया अलायंस के पार्टनर है और कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सबसे खास उद्धव ठाकरे की शिवसेना अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर भारत में हिंदुत्व या सनातन को मिटाने की बात कहने वाला सरवाइव नहीं कर सकता। उत्तर भारत के लोग सनातन को जड़ से खत्म करने की बात कहने वालों को या ऐसी बात कहने वालों को सपोर्ट करने वालों को सहन नहीं करेंगे। इसीलिए विरोधी दलों के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखने वाली है। ज्यादातर कांग्रेस के नेता बचते रहे,
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नपे तुले और कम शब्दों में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की भावना से चलती है, लेकिन संविधान में सबको बोलने की आजादी दी गई है। उदयनिधि स्टालिन को अपनी बात कहने का पूरा हक है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म भावना समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. केसी वेणुगोपाल ने जब उदयनिधि के बयान को फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर इस तरह की बात क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में कही गई होती तब भी क्या कांग्रेस इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहती? हिमंता ने कहा, अब साफ हो गया कि सनातन धर्म को मिटाने वालों को कांग्रेस मौन समर्थन दे रही है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस से पूछा, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हिंदू धर्म को गाली देना है? पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है। और उससे मुंबई की उनकी अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। यह सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। हालांकि कहना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को सपोर्ट नहीं किया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, उनकी पार्टी इस तरह के बयानों का विरोध करती है। समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को तोड़ने वाले किसी बयान का सपोर्ट नहीं कर सकती। चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान देना मूर्खता है। इस तरह के बयानों को हम एक सिरे से खारिज करते हैं। ये द्रविड़ आंदोलन की मान्यता रही है, लेकिन हम लोग ऐसे वक्तव्यों को आपत्तिजनक, भावना भड़काने वाला मानते हैं। द्रविड़ आंदोलन ये सही है कि जो जाति व्यवस्था पर आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको अस्वीकार करते हैं। समाजवादी भी जाति पर आधारित, अंबेडकरवादी भी जाति पर आधारित इस व्यवस्था को उचित नहीं मानते हैं और इसमें लगातार समानता का व्यवहार हो उसकी वकालत करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से किसी को भड़काने जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पहले ही समाज धर्मों और जातियों के विद्वेष में बटा हुआ है और ऐन चुनाव के मौके पर ऐसे बयान देकर के इससे स्थिति और ख़राब होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया के गठन के बाद जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है, उसको एग्रेसिव होने का मौका मिलता है। ममता बनर्जी ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर दुख जताया। ममता ने कहा, हो सकता है कि उदयनिधि अभी जूनियर हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की बात कह दी होगी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ममता ने कहा, वो खुद सनातन धर्म को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करती। सबको ऐसा ही करना चाहिए। मेरी उनसे विनम्र विनती है कि हर धर्म के अपने जज्बात होते हैं। कोई किसी भी जात धर्म का हो, सबका खून एक जैसा होता है। भारत एक अलग देश है, ये एक सेक्युलर मुल्क है। हमारी जड़ें विविधता में एकता में हैं। तो मैं भी सनातन धर्म का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इसने ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे वेद दिए हैं। ये हमारी उपासना, आराधना और वंदना से चल रहा है। मैं पुजारियों को पेंशन भी देती हूँ। हम सब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह जाते हैं। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो सकता है कि जूनियर हैं, इसलिए उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होगा। मुझे जब पता चला तो ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। केसी त्यागी, ममता बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस के नेता उदयनिधि के बयान के बाद किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। कोई उन्हें बच्चा कह रहा है, कोई उनको गलत बता रहा है, कोई इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहा था।
लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार में मिनिस्टर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के बयान को सपोर्ट करके कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी। प्रियांक खड़गे ने कहा, जो धर्म लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं बीमारी है और बीमारी को खत्म होना ही चाहिए। Any religion कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, कोई भी धर्म जो ये सुनिश्चित नहीं करता है कि एक इंसान के तौर पर आप सम्मान से जीने के हकदार हैं, वो मेरे हिसाब से धर्म है ही नहीं। वो कोई भी धर्म हो जो आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, आपके साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं करता, वो धर्म है ही नहीं। तो सच्ची बात यही है। प्रियांक खड़गे ने स्टालिन के अंदाज में ही कहा कि ये जो बीमारी है उसे रेडिकेट करना है। उन्होंने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब वही था। जवाब में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, ऐसे बयान देने वाले सनातन धर्म को जानते समझते ही नहीं, वो खुद समाज के लिए बीमारी हैं। ये लोग मच्छर जैसे तुच्छ और मलेरिया जैसे गंदे विचारों वाले हैं। इनकी यही मानसिकता है। दूसरी बात, डीएमके का स्टैंड तो हमेशा से यही रहा है। वो जातिवाद को सनातन धर्म से जोड़ देते हैं। असल में वो सनातन धर्म को समझते ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिन। सनातन धर्म तो इंसान ही नहीं, सभी जीवों की भलाई की बात करता है। असली सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म जीने का तरीका है। लेकिन ये लोग छोटे मोटे सियासी फायदे के लिए धर्म और राजनीति का घाल मेल कर रहे हैं और समाज के एक तबके का तुष्टीकरण कर रहे हैं। पिछले चुनाव में यही सब करके उन्होंने जीत हासिल की थी और अब लोकसभा चुनाव में भी यही फॉर्मूला दोहराना चाहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को बहुत नुकसान हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी उदयनिधि के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा, उदयनिधि का बयान डीएमके के अहंकार की मिसाल है। अगर कांग्रेस और दूसरे दल वाकई में उदयनिधि के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो डीएमके को गठबंधन से बाहर करना चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि उदयनिधि के बयान से तमिलनाडु के हिंदू खतरे में हैं, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस गठबंधन के बाकी के लोग, बाकी के दल डीएमके को साथ ले चलने के लिए तैयार हैं? और अगर वो साथ चलने के लिए तैयार है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। अगर डीएमके उस गठबंधन में शामिल रहता है तो इस देश के हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें। उन्होंने केवल डेंगू और मलेरिया नहीं कहा है, उसने जिद से कहा है, हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम तो समाप्त करेंगे। अगर वो समाप्त करने पे तुले रहते हैं तो राष्ट्रपति शासन या अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन के खिलाफ बयान देने वाले रावण के खानदान के हैं। सनातन को खत्म करने की धमकी देने वाले ऐसे बहुत से लोग आए और चले गए, सनातन तो शाश्वत है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद ने क्रोध जताया। ममता बनर्जी ने सलाह दी, लेकिन उदयनिधि स्टालिन किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उदयनिधि ने फिर कहा, उन्होंने जो बात उस दिन सेमिनार में कही थी उसको वो
बार बार बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, भले ही इससे लोगों को जलन हो। मैंने जो कुछ उस सेमिनार में बोला था वही बात बार बार कहूंगा और बुलंद होकर कहूंगा। वही मैंने कहा था कि मैं कई विषयों पर बात करूंगा, सनातन पर बात करूंगा और इससे कई लोगों को जलन होगी। जो मैंने सोचा वैसा ही हुआ। जिसे बदला नहीं जा सके वही सनातन है। हो सकता है 1 मिनट के लिए मान लें उदयनिधि को नहीं मालूम सनातन धर्म क्या है, लेकिन मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कांग्रेस के नेता सनातन धर्म के सर्वनाश की बात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर टाल रहे हैं। सनातन धर्म से करोड़ों की भावनाएं जुड़ी हैं। सनातन का शाब्दिक अर्थ है सदा कायम रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत है। सनातन धर्म को हिंदुत्व या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का प्राचीनतम सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। सनातन धर्म तो वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। सनातन धर्म तो वो है जिसने अपनी मातृभूमि से निकाले गए यहूदियों पारसियों को गले लगाया, शरण दी। सनातन धर्म की व्याख्या भगवद गीता में की गई है, स्वामी विवेकानंद ने की है, महात्मा गांधी ने की है। किसी ने कभी यह नहीं कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, नफरत फैलाता है। और 1 मिनट के लिए इन सब लोगों की बात छोड़ दें तो भी सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा, यह तो सबको मानना चाहिए। जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा था, हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है। इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था हिंदुत्व महज एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। मैं उदयनिधि और उनके जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हजारों साल के जुल्म और सत्ता का इस्तेमाल करके सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया, तो उसके सर्वनाश की बात कहना और सोचना बेमानी है। इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को, खासतौर पर ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, देश की जनता की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। आज एक और खबर महाराष्ट्र से आई, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को घेरने की कोशिश हुई। आज मराठा रिजर्वेशन को लेकर पुणे, नागपुर, बारामती, जालना, संभाजीनगर और ठाणे समेत तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई। असल में जालना में शुक्रवार को मराठा आरक्षण की मांग करने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज संभाजीनगर में बंद की कॉल दी गई थी। इसका असर दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी सुबह से सड़कों पर उतर आए और घूम-घुमर लोगों की दुकानें बंद करवाई और इसके बाद संभाजीनगर के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, नारेबाजी की। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के क्षेत्र बारामती में उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अजित पवार के खिलाफ नारे लगाए और शिंदे सरकार से बाहर निकलने की मांग की। अजित पवार बाहर निकलो के स्लोगन लगाए गए। असल में शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के नेता मनोज जरांगे को भूख हड़ताल से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर चलाए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद मामला बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने 15 से ज्यादा सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब प्रदर्शनकारियों का साफ साफ कहना है कि आंदोलनकारियों पर जिस तरह लाठी चलाई गई, उसे लेकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें और मराठा समाज को जल्द से जल्द आरक्षण दिया जाए।
जी आरक्षण तो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है हमारे बच्चों का भविष्य। और जो वहाँ पे जो जालना में जो घटना घड़ी है उसके निषेधार्थ भी हमने ये मोर्चा आज का रखा है। हमारा जो 1-2% से हमारा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए और हम वो झगड़ के मांग लेंगे आरक्षण। लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष को कहा तभी न्याय मिलने को होना, क्योंकि भाई कई लोगों ने कुर्बानी दी इसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं, कभी मराठा लोगों की तरफ ध्यान दिया नहीं गवर्नमेंट ने। तो बता रहे हमको 1 महीने में हम तुमको देंगे, तुम शांति रखे, मगर कितने दिन शांति रखेंगे? जनता को न्याय देना चाहिए ना उन्होंने। कल जो हुआ हादसा वो बहुत बेकार हुआ, उसकी वजह से पूरे प्रसाद ये हो रहे हैं महाराष्ट्र में। हाँ, हमने अभी तक सिर्फ जुमले का राजकारण करा है। ये मराठी समाज को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा हक है, इसलिए हम इधर हम किसी पक्ष के लिए किसी लिए आए नहीं है, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए, आरक्षण चाहिए, बस इतना ही हमको सरकार से निवेदन है। बस जालना जिले के तहत ये गांव में जो आंदोलन चल रहा था, शांति से चल रहा था, 7-8 लोग बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे, उनको इतने बेशर्मी से 3-4 हजार पुलिस ने क्यों कुचला दिया? मामले की नजाकत को समझते हुए सरकार तुरंत एक्शन में आई। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इसके बाद शिंदे ने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ साफ कहा कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यह मसला ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में 1-2 घंटे में सुलझ जाए। कानूनी राय लेनी पड़ेगी, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और इसमें वक्त लगेगा। आज की बैठक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उस बैठक में मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा हुई है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तभी मराठा समाज को 12 और 13% का रिजर्वेशन दिया था। हाई कोर्ट में भी वो आरक्षण वैलिड हुआ था। दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन खारिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन जो निर्णय देते समय जो त्रुटियां जो खामियां निकाली थी उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील, बड़े तज्ञ इसमें शामिल है और उस पर बड़े पैमाने पर हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे लोगों के साथ बातचीत के लिए 3 मंत्रियों को भेजा। उनसे कहा वो आंदोलन वापस ले। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है, लेकिन इस वक्त कोई झूठा आश्वासन देना मुमकिन नहीं है। सरकार इस पर काम कर रही है और कॉन्क्रीट प्लान के साथ उनके पास आएगी। हालांकि मनोज जरांगे ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जब मराठा आरक्षण का फैसला करेगी तभी भूख हड़ताल से उठेंगे, और सरकार ने फिर से किसी को बातचीत के लिए भेजा तो पानी पीना भी बंद कर देंगे। हालांकि सरकार अब भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आग में घी डालने का काम कर रही है। तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। पुलिस को आदेश सचिवालय से आया था। सरकार मराठों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, इसलिए प्रदर्शनकारियों पर सरकार के कहने से लाठियां चलाई गई। सबसे पहले हमला किसने किया? आंदोलन तो 4 दिनों से शुरू था, तब किसी तरह की कोई आग लगाने वाली बात नहीं हुई। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अचानक पुलिस फोर्स आई और जरंगे पाटिल, जिनकी तबीयत खराब थी, उनको उठाने के लिए दबाव डालने लगी। इसी के बाद तनाव शुरू हुआ। तभी एक पुलिस को ऊपर से फोन आया और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, ऐसा हमें बताया गया। अब ये बात बाहर नहीं आएगी। आखिरकार अधिकारी को ही लटकाया जाएगा। जो बात उद्धव ने कही वही बात आदित्य ठाकरे, संजय राउत और महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कही। सबका इशारा यह था कि देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर जालना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
अनिल देशमुख ने कहा वो तो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें मालूम है पुलिस इस तरह के सेंसिटिव मामलों में खुद फैसला नहीं लेती। निश्चित तौर पर मुंबई से मिले आदेश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की। जो लाठीचार्ज हुआ है उसका मैं निषेध करता हूं। मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था और मेरी जानकारी के हिसाब से मंत्रालय से गृह खाते से फोन जाने के बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज चालू हुआ है। कोई भी जालना जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक उसको ऊपर से आदेश न हो तब तक ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरी जानकारी है। तो ऊपर से फोन, जो मंत्रालय से फोन, जो गृह विभाग से जो फोन आया था, इसके बारे में इसकी जांच होना चाहिए। निवृत्त न्यायाधीश जो है उसके जरिए से जांच होना चाहिए, तभी मंत्रालय से किसने फोन किया था ये बात सामने आएंगी। क्योंकि बार बार देवेंद्र फडणवीस पर हमला हुआ तो फडणवीस जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि जालना में पुलिस का एक्शन ठीक नहीं था, बेकसूर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाना गलत है। फडणवीस ने कहा वो सरकार की तरफ से उन लोगों से माफी मांगते हैं जिन्हें पुलिस के एक्शन में दर्द झेलना पड़ा। फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है, दोषी अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस घटना को लेकर जो सियासत हो रही है वो भी ठीक नहीं है, इससे महाराष्ट्र का भला नहीं होगा। जखमी झालेले आहेत। जो निर्दोष नागरिक लाठीचार्ज के कारण चोटिल हुए, सरकार की तरफ से मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का फैसला किया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का फैसला भी मुख्यमंत्री ने लिया है। इस घटना पर राजनीति करना उचित नहीं। कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जानबूझकर लाठीचार्ज का आदेश मंत्रालय से दिया गया, जो कि गलत है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा जो कुछ हो रहा है उसके पीछे राजनीति है, क्योंकि प्रदर्शन तो इसके पहले भी हुए हैं लेकिन हिंसा कभी नहीं हुई, इस तरह के हालात कभी नहीं बने। शिंदे ने बताया कि जालना के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, दूसरे अफसरों को सस्पेंड किया गया है, पूरे मामले की जांच कमिश्नर से करवाई जा रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जालना भेजा गया है, वो सारी रिपोर्ट सरकार को देंगे। शिंदे ने कहा अगर पुलिस अफसर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा, और अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए होंगे तो सरकार उन्हें वापस लेगी। ये मराठा समाज का आंदोलनकर्ता जो भी है, जितने भी है, उन्होंने पहले भी, इससे पहले 58 मोर्चे निकाले थे, बहुत बड़े पैमाने में लाखों के मोर्चे निकाले, लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। बहुत ही शिस्त प्रिय और शांतता की दृष्टि से ये मोर्चे निकाले गए। लेकिन अभी ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मराठा समाज के आंदोलक के आड़ से या मराठा समाज के आड़ से कई राजनीति लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं। जो मराठा समाज के जो कार्यकर्ता है उनको बेवजह अगर उनके ऊपर गुने दाखिल हुए होंगे बिना कारण, तो उसके ऊपर भी सरकार निश्चित रूप से उनको न्याय देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना जुल्म था, ज्यादती थी, बर्बरता थी। पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन यह भी सही है कि प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम लगातार हो रहा है। इसके पीछे रणनीति है देवेंद्र फडणवीस को घेरने की। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में 9 साल से चल रहा है। सबसे पहले 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार ने मराठाओं को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मराठा रिजर्वेशन का कानून बनाया, उसे भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो रही थी। तब देवेंद्र फडणवीस ने अलग रास्ता निकाला, उन्होंने गायकवाड़ कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर 16% मराठा रिजर्वेशन लागू किया।
इस बार हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन आरक्षण का कोटा 16% से घटाकर 12% कर दिया। हालांकि इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन उस वक्त सियासी हालात बदल चुके थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। अब महाराष्ट्र में फिर सरकार बदल चुकी है और ये बात सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 27% से ज्यादा है। मराठा महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस वक्त मराठा रिजर्वेशन को इशू बनाकर माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जानकारी है कि मुंबई में जो विरोधी दलों की मीटिंग हुई थी, उसमें शरद पवार ने यह मुद्दा उठाया था। अलायंस पार्टनर से मराठा आरक्षण को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 50% आरक्षण की जो पाबंदी है, इसको खत्म करने का प्रस्ताव पास किया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब पवार की रणनीति है मराठा रिजर्वेशन मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस को खेदने की, एक तीर से दो शिकार करने की। देवेंद्र फडणवीस को मराठा विरोधी साबित करना और अजित पवार को उनके गढ़ में घेरना और खुद को सबसे बड़ा मराठा नेता स्थापित करना। इसलिए ऐसा लगता है कि यह मुद्दा भी खत्म नहीं होने दिया जाएगा। मराठा आरक्षण पर राजनीति जारी रहेगी। अब आपको बताता हूं मध्य प्रदेश का हाल। शिवराज सिंह के लिए एक नई मुसीबत सामने आई है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में इस बार बारिश नहीं हुई है। 40 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। पानी की कमी के कारण फसलें सूख रही हैं। हालत यह है कि इस साल मध्य प्रदेश के 52 में से एक भी डैम में 100% पानी नहीं है। अगर अगले एक हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो सतना, मंदसौर, भोपाल, गुना, सीधी, शाजापुर और रीवा जैसे जिले, 27 जिले हैं, भयंकर सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए शिवराज सिंह परेशान हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर तो कोशिश शुरू की है, इसके साथ साथ अब वो भगवान से भी किसानों की मुसीबत कम करने की दुआ मांग रहे हैं। आज मुख्यमंत्री महाकाल के दरबार में पहुंचे। महाकाल लोक में उन्होंने राज्य में बारिश के लिए महारुद्र अनुष्ठान किया। छियासठ पुजारियों ने इस अनुष्ठान को संपन्न करवाया। करीब 2 घंटे तक चले महारुद्र अनुष्ठान में महाकाल से राज्य में अच्छी बारिश की कामना की। महाकाल लोक के बाद शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे। वहां राम राजा लोक का भूमि पूजन किया। अब ओरछा के राम राजा मंदिर को भी भव्य कॉरिडोर का स्वरूप दिया जाएगा। 12 एकड़ जमीन पर करीब 85 करोड़ की लागत से राम राजा लोक बनकर तैयार होगा। जपुरे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का राम, अरे ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। शिवराज ने ओरछा में भी राम राजा के दरबार में बारिश के लिए अर्जी लगाई। शिवराज सिंह ने किसानों से कहा वो हिम्मत न हारें, सरकार उनके साथ है। किसानों के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है और यहाँ राम राजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम राजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,
ये कृपा कर दो मेरे राम। लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है। इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। इस संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए। शिवराज ने भगवान से किसानों की मुसीबत दूर करने की प्रार्थना की, किसानों को विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए काम करेंगे। लेकिन कमलनाथ ने कहा शिवराज ने अपना काम नहीं किया और अब जनता को भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। कमलनाथ ने कहा अब पूजा पाठ करने से शिवराज का भला नहीं होगा। सिंह जी को तो बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी, सूखे की, बिजली की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, घोटाले की, ये सब पूजा शिवराज जी करें तब तो कुछ बात बने। मध्य प्रदेश में अगर बारिश नहीं हुई, सूखे के हालात हैं, इसका जिम्मेदार सरकार तो नहीं हो सकती, इसके लिए कोई सरकार को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकता। मौसम पर किसी भी सरकार का बस नहीं चलता, ये शिवराज जी जानते हैं, कमलनाथ भी जानते हैं। लेकिन सच क्या है, चुनाव का मौका है, इसलिए कमलनाथ सूखे के लिए भी शिवराज को जिम्मेदार ठहराएंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे और शिवराज बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की मदद करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वक्त है चुनाव का। चुनौती दोनों के सामने है। आज बिहार से फिर बुरी खबर आई। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार को गोली मार दी गई। असल में रविवार को आरसीपी सिंह ने नालंदा के अस्थावा में एक मीटिंग बुलाई थी। उनका रिलेटिव प्रगति उर्फ पिंटू भी उस बैठक में शामिल हुआ था, लेकिन मीटिंग से लौटकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे घेरकर गोली मार दी। पिंटू का आरोप है कि जेडीयू के कार्यकर्ता सलन महतो 4 लोगों के साथ वहां आए, पहले उसे धमकाया, कहा आरसीपी सिंह का प्रोग्राम तो अपने यहां क्यों कराते हो, तुम्हें जान से मार देंगे। और इसके बाद पिंटू और सलन महतो के बीच बहस हुई, फिर उसने पिंटू को गोली मार दी। पिंटू के पिता का कहना है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, अगर पुलिस वक्त पर आ जाती तो उनका बेटा आज मौत से लड़ न रहा होता। मैं बेटा खड़ा था, आरसीपी सिंह के यहाँ से आया था बयान करके, मार दिया सटा के। रिश्तेदार हैं आपके? आरसीपी सिंह रिश्तेदार है ना? हाँ, हमारे यहाँ ननिहाल है। इन लोगों को नाराजगी थी कि आप उनका साथ छोड़ दो। हाँ, पुलिस में शिकायत की होगी आप लोगों ने? सर मैं 112 पर किया, वो पुलिस नहीं आया उन लोग के डर से। 112 पर किया, वो भी कहा 10 मिनट में आ रहे, नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग हार फिर के इतने में कहते कहते तब तक गोली मार दिया। उसी समय आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी? यानी जब बहस हो रही थी, गोली चली नहीं थी? नहीं थी, उसके बाद गोली मार दिया तुरंत। और ये सब कहाँ हुआ? आपके घर के ठीक सामने? ठीक घर तक। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन मुख्य आरोपी सलन महतो अभी तक फरार है। इस बीच सलन महतो की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नालंदा से जेडीयू के एमपी कौशलेंद्र कुमार और लोकल विधायक श्रवण कुमार के साथ पिंटू नजर आता है। लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके कहा नालंदा में जो घटना हुई, अभी तक उस घटना के पीछे कोई राजनीतिक विवाद सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस अफसरों से पूछा गया कि जब जानकारी दी गई थी तो पुलिस वक्त पर क्यों नहीं पहुंची। इस पर बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेती है। एडीजी का यह मामला ग्रामीण इलाके का है, इसलिए पुलिस के पहुंचने में देरी हुई।
सामान्य रूप से आरोप लगा देना एक अलग बात है। जहां तक विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का सवाल है, हम लोग लगातार प्रति माह प्रतिदिन जो आंकड़े जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ट्रेंड दिखा रहे हैं और वो ट्रेंड बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार अपराध कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई है जो डायल 112 है। पिछले साल से लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अमूमन हमारा रिस्पांस टाइम पहले 50 मिनट, फिर करीब 32 मिनट और आज की डेट में 22 मिनट हो गया है। ये औसतन टाइम है शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा अभी चालू नहीं की गई है। हो सकता है कि आप जिस मामले की बात कह रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। पुलिस का दावा है कि इस मामले में अभी तक कोई राजनीतिक वजह सामने नहीं आई, लेकिन बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके परिवार को निशाना बनाया जाए, उन पर गोली चलाई जाए। आरसीपी सिंह रामचंद्र बाबू कभी बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते थे। आज अगर वो अलग हैं, इसका मतलब नहीं है कि उनको कोई थ्रेट करे, उनके परिवार परिजनों की हत्या हो और मुख्यमंत्री अपनी जुबान बंद रखें। तो ये तो ठीक उचित नहीं है ये बिहार और देश के राजनीति के लिए कि अगर आप शासन में हैं तो विपक्ष को क्या आप किम जोंग हो गए हैं? किम जोंग की तरह आप जो आपका विरोध करेगा उसको साफ कर देंगे। सवाल सीधे नीतीश कुमार पर उठे तो नालंदा के विधायक और नीतीश सरकार में मिनिस्टर श्रवण कुमार सामने आए। उन्होंने कहा इस घटना के बारे में उन्हें मीडिया से जानकारी मिली है, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। और अखबार में देखा है कि वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनके पोता लगते हैं, उनको गोली लगी है, ये बात सत्य है। चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी कीमत पर अपराधी नहीं बच सकते। और जिसकी जांच हो रही है और जांच के बाद पूरी तरह से बात सामने आएगी और उसकी कार्रवाई होगी, नियम संगत कार्रवाई होगी, विधिसम्मत कार्रवाई होगी। और जो इस तरह का अपराध लोग कर रहे हैं उस पर कोई बचने वाली नहीं। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अफसर कह रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कंट्रोल में है। यह हैरानी की बात है। वैसे आज नीतीश कुमार के एक वीडियो की बहुत चर्चा हुई। जनता दरबार के दौरान एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार को बताया कि दबंगों ने उसके जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो उसे न्याय दिलाएं। नीतीश कुमार ने पास खड़े अफसरों को बुलाया और कहा कि गृह मंत्री को फोन लगाएं, बात कराओ। अफसर चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखने लगे, क्योंकि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास ही है। नीतीश ही बिहार के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। जब नीतीश ने 2 बार कहा कि गृह मंत्री से बात कराओ, तो अफसर ने दूसरे केबिन में बैठे फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी को फोन लगा दिया। इस पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इनको नहीं, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। तब पास में खड़े अफसर समझ गए कि नीतीश कुमार होम मिनिस्टर से नहीं, एसीएस होम से बात करना चाहते हैं, और इसके बाद एसीएस होम से चीफ मिनिस्टर की बात कराई गई। जब ये वीडियो सामने आया तो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार आजकल भूल जाते हैं, कोई कहता है कि नीतीश कुमार को यही नहीं पता कि वो होम मिनिस्टर हैं, और कोई कहता है कि नीतीश कुमार का बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक अच्छी खबर आपको बता दूं, भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज विक्रम लैंडर को दोबारा चंद्रमा पर लैंड कराया। इसके लिए विक्रम लैंडर को पहले चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड देकर विक्रम लैंडर की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम लैंडर को दोबारा लैंड कराने भविष्य में चांद पर भेजने वाले मैन मून मिशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में अगर
एस्ट्रोनॉट को या किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा जाएगा तो उन्हें धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टेक ऑफ कैसे करेगा, इस प्रोसेस में आज का एक्सपेरिमेंट बहुत मददगार साबित होगा। चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब स्लीप मोड में चले गए हैं। दोनों की बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है। अब अगले 14 दिन तक चांद पर रात रहेगी। इस दौरान टेम्परेचर 230 डिग्री तक गिर सकता है, माइनस में। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस दौरान चंद्रयान 3 की बैटरीज कम हो जाएंगी। जब 14 दिन बाद दोबारा चांद पर सूरज उगेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम कर पाएंगे। अब इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर को 22 सितंबर को नींद से जगाएंगे और फिर एक्सपेरिमेंट्स का एक और दौर शुरू होगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।